कुछ देर में सिम्मी तैयार होकर नीचे आई और अधिराज से उसे सबसे मिलवाने लगे। वहां आए सभी मेहमान सिम्मी को जन्मदिन की बधाई देने लगे। काजल ने भी सिम्मी को बर्थडे विश किया। इस दौरान वीर सिम्मी के पास ही खड़ा था तो काजल नजर बचाकर उसे भी देख रही थी। सिम्मी ने काजल की नजरों को ताड़ लिया। वो समझ गई कि ये वीर को देख रही है तो वो वीर से बोली, वीर तुम इनसे मिले। ये काजल है, तुम्हारी तरह ये भी पुलिस वाली ही है। वो वीर के चिढ़ाने के लिए उसे काजल से मिलवा रही थी और ये बात वीर अच्छी तरह समझता था। गांव में भी सिम्मी उसे चिढ़ा रही थी, इसलिए वीर ने सिम्मी को आंखें दिखाई और चुप रहने के लिए कहा। तभी काजल बोली, मैं इनसे ऑलरेडी मिल चुकी हूँ। सिम्मी जानबूझकर काजल से बात करने लगी। वो बोली, अच्छा काजल तुम कहाँ पर पोस्टेड हो? काजल बोली, आपके करीबी थाने में मेरी पोस्टिंग है, लास्ट 1 साल से मैं वहीं पर हूँ। सिम्मी बोली, ओह अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, कभी टाइम मिले तो आती रहना, वीर भी हमारे साथ ही रहते हैं। सिम्मी की बात सुनकर काजल और वीर एक साथ क्या कहने लगे। वीर बोला, उन्होंने पूछा तुमसे कि मैं कहाँ रहता हूँ? सिम्मी बच्चों की तरह बोली, नहीं पूछा तो नहीं, लेकिन मैंने बता दिया। काजल उन दोनों को लड़ते हुए देखकर वीर से पूछने लगी, आप वही इंस्पेक्टर वीर हो ना, जिन्होंने एनकाउंटर में एक गैंगस्टर को जिंदा पकड़ा था? वीर ने धीरे से जी कहा तो वो खुशी और हैरानी मिश्रित भाव लिए बोली, ओह माय गॉड, आप वही इंस्पेक्टर वीर हो। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, मैं हमेशा से आपसे मिलना चाहती थी और आज आप मेरे सामने खड़े हैं। वीर झेपते हुए बोला, ऐसा भी कुछ खास नहीं किया था, आप ओवर रिएक्ट कर रही है। ये कहते हुए वो शर्मा रहा था तो सिम्मी उसे ही देखे जा रही थी। काजल उत्साहित होते हुए बोली, एक्चुअली जब मैं उस केस को स्टडी कर रही थी उस वक्त मैंने आपके बारे में पढ़ा था। गैंगस्टर, माफिया, चोर गुंडों से लेकर ऐसा कोई क्रिमिनल नहीं है जिसे आपने पकड़ा ना हो। यू आर ग्रेट सर। वीर शर्माते और इतराते हुए सिम्मी की ओर देखने लगा तो सिम्मी मुंह टेढ़ा करती हुई दूसरी ओर देखने लगी। काजल बोली, लेकिन सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी पोस्टिंग तो कहीं और थी ना? वीर बोला, हाँ मुझे ऊपर से ऑर्डर आए थे, इसलिए सिम्मी की ड्यूटी पर हूँ आजकल। काजल प्रश्नवाचक नजर से सिम्मी की ओर देखती हुई बोली, सिम्मी की ड्यूटी? मैं कुछ समझी नहीं। वीर बोला, एक्चुअली अधिराज सर ने मुझे सिम्मी का बॉडीगार्ड बना रखा है। वीर की बात पर सिम्मी इतराते हुए काजल की ओर देखने लगी। वो ये सोचकर इतरा रही थी कि जिस वीर का नाम पूरे पुलिस महकमे में चर्चित है, पापा ने उसे मेरा बॉडीगार्ड बना रखा है। काजल सिम्मी की ओर देखती हुई बोली, वैसे इन्हें बॉडीगार्ड की जरूरत क्यों पड़ गई? और कोई पुलिस वाला नहीं था इनकी ड्यूटी के लिए? काजल की बात पर सिम्मी को गुस्सा आ गया। वो कुछ कहती उससे पहले ही सुवर्णा जी वहां आ गई और सिम्मी से बोली, सिम्मी तेरे कुछ दोस्त आए हैं, जा उनसे मिल ले। सिम्मी काजल को घूरती हुई वहां से चली गई। उसकी दोस्त प्रिया और राहुल पार्टी में आए हुए थे तो सिम्मी उनसे मिलने लगी। राहुल और प्रिया ने उसे गिफ्ट दिया तो सिम्मी खुश हो गई। राहुल सिम्मी की तारीफ करते हुए बोला, वाओ यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल। राहुल की बात पर सिम्मी मुस्कुरा दी और फिर वीर की ओर देखने लगी, जो कि काजल के साथ बातों में मग्न था। उन दोनों को हंसते मुस्कुराते देख सिम्मी को बुरा लग रहा था। वो सोच रही थी कि वीर तो मेरा बॉडीगार्ड है, वो मेरी ड्यूटी पर है, फिर मुझे छोड़कर उस काजल के साथ क्या टाइम पास कर रहा है। वो प्रिया और राहुल से 1 मिनट में आने का कहकर वीर के पास गई और काजल से बोली, 1 मिनट हाँ। फिर वो वीर का हाथ खींच कर ले आई। वीर उससे पूछने लगा, क्या हुआ, कहाँ लेकर जा रही हो मुझे? सिम्मी तुनकते हुए बोली, तुम मेरे बॉडीगार्ड हो ना, तो उसके साथ क्या कर रहे हो? वीर बोला, कुछ नहीं, ऐसे ही केस से रिलेटेड बात कर रहे थे। सिम्मी चिढ़ते हुए पूछने लगी, इतना हंस हंस कर? वीर बोला, अरे लेकिन तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम जाओ ना, अपने दोस्तों से बात करो। सिम्मी बोली, तुम भी मेरे साथ चलो, कहीं पार्टी में किसी ने मेरा किडनैप कर लिया तो, चलो मेरे साथ रहो। वीर समझ गया कि ये काजल को देखकर चिढ़ रही है। वो उसके बचपने पर मुस्कुरा दिया और बोला, चलो फिर। सिम्मी वीर को लेकर अपने दोस्तों के पास गई और वहां वीर, सिम्मी, राहुल, प्रिया और कुछ अन्य युवा बात कर रहे थे। तभी बेकरी वाले एक बड़ा सा केक लेकर आ गए तो सिम्मी खुश हो गई। वो दोस्तों से बोली, चलो केक कट करते हैं। वो अपने माता पिता के साथ मिलकर केक काटने लगी और सब लोग तालियां बजाने लगे। फिर उसने अपने माता पिता को केक खिलाया। इस दौरान काजल भी वहीं थी तो सिम्मी ने उसे चिढ़ाने के लिए वीर की ओर भी केक बढ़ाया। अधिराज जी सिम्मी की ओर देखने लगे तो वीर सिम्मी से मना करने लगा, लेकिन सिम्मी ने दोपहर की तरह जबरदस्ती वीर को केक खिला दिया। राहुल ने यह देखा तो उसका फिर से मुंह उतर गया। सिम्मी ने उसे छोड़कर अपने बॉडीगार्ड को केक खिलाया। ये बात उसके गले से नहीं उतरी और वो पार्टी छोड़कर अपने घर चला गया। केक काटने के बाद वीर सिम्मी को साइड ले जाकर गुस्से में बोला, क्या कर रही हो? सर के सामने मुझे केक खिला रही थी तुम? सिम्मी अनजान बनते हुए बोली, हाँ तो क्या हो गया? वीर बोला, समझ नहीं आ रहा क्या हो गया। सर क्या सोचेंगे मेरे बारे में? तुम्हें अक्ल नाम की चीज है या नहीं? सिम्मी भी आवाज तेज करती हुई बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम लड़कियों की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो। केक मैंने खिलाया ना, तो पापा को जो कहना होगा मुझसे कहेंगे, तुम क्यों चिंता कर रहे हो?
वीर और सिम्मी की बहसबाजी चल रही थी कि तभी प्रिया वहां आई और सिम्मी से बोली, सिम्मी मेरे साथ चल। सिम्मी उसके साथ गई तो प्रिया सिम्मी को अकेले में ले जाकर बोली, क्या करती रहती है तू, वीर के क्यों केक खिला दिया। सिम्मी बोली, तुम सब पागल वागल तो नहीं हो गए हो। यही बात अभी वीर भी कह रहा था। क्या हो गया अगर केक खिला भी दिया तो। प्रिया बोली, हुआ कुछ नहीं, लेकिन राहुल नाराज होकर चला गया। वो बेचारा दोपहर से अपसेट है, फिर भी तुम्हारी बर्थडे पार्टी में आया था, लेकिन तुम उस पर ध्यान देने की बजाय अपने बॉडीगार्ड को ज्यादा अटेंशन दे रही थी। उससे देखा नहीं गया तो बेचारा अपसेट होकर चला गया। प्रिया की बात सुनकर सिम्मी को लगने लगा कि काजल को दिखाने के चक्कर में वाकई में उसने गलती की है। केक कटने के बाद बड़ों की पार्टी चल रही थी, जबकि सिम्मी उदास सी मुंह बनाए खड़ी थी। प्रिया उसे समझाने लगी, छोड़ अब बर्थडे क्यों खराब कर रही है, राहुल को कॉल करके सॉरी बोल देना, मान जाएगा वो। सिम्मी कहने लगी, अभी करूं क्या फोन। प्रिया बोली, अभी अभी तो वो गुस्से में निकला है, थोड़ा गुस्सा ठंडा होने दे, बाद में फोन करना। सिम्मी को प्रिया की बात ठीक लगी तो वो हम कहने लगी और गेस्ट से मिलने लगी। वीर और काजल अलग ही बातों में लगे हुए थे। वीर को काजल के बात करने का अंदाज बहुत अच्छा लग रहा था। काजल उससे अलग अलग केस से संबंधित बातें पूछ रही थी और वीर को उसे बताने में आनंद आ रहा था। उन्हें बातें करते हुए बहुत समय हो गया तो काजल बोली, भूख लगने लगी है, मेरे ख्याल से हमें खाने के लिए चलना चाहिए। वीर श्योर कहते हुए उसे रास्ता देने लगा तो काजल बोली, आप नहीं आओगे। वीर विनम्रता से बोला, नहीं मुझे थोड़ा काम है, आप कंटिन्यू कीजिए ना। काजल ने मुस्कुराकर ओके कहा और खाने के लिए चली गई। वीर उसे जाता देखकर मुस्कुराने लगा। फिर वो सिम्मी के पास गया और उसे अपसेट देखकर बोला, क्या हुआ, मुंह क्यों बना रखा है। सिम्मी बोली, तुमसे मतलब, तुम जाओ जाकर गप्पे मारो। वीर को सिम्मी का मूड ठीक नहीं लगा तो वो उसे छोड़कर बाकी मेहमानों को अटेंड करने लगा। वो बिजी था कि तभी उसका फोन बजने लगा। उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ उसकी माँ थी। वीर ने साइड जाकर अपनी माँ से बात की। वो वीर का हालचाल पूछते हुए बोली, बेटा सिम्मी कहाँ है, उससे बात करवा दे, बड़ी याद आ रही है उसकी। वीर ने देखा कि सिम्मी अपने माँ बाप के पास खड़ी मेहमानों से बात कर रही थी तो वो बोला, माँ सिम्मी थोड़ा बिजी है, आज उसका जन्मदिन है ना, तो पार्टी चल रही है। आशा जी बोली, अच्छा आज है, मेरी तरफ से उसे जन्मदिन की बधाई देना। वीर बोला, जरूर, और आपकी तबीयत कैसी है अब, चश्मा लगाती हो या नहीं। आशा जी बोली, बड़ा बवाल लगता है चश्मे में, फिर भी कभी कभार लगा ही लेती हूँ। आशा जी से बात करके वीर राधा से बात करने लगा। राधा ने भी सिम्मी से बात करने की इच्छा जताई तो वीर ने उससे भी वही कहा कि सिम्मी व्यस्त है। तभी अधिराज जी वीर को बुलाने लगे तो वीर बाद में बात करने के लिए कहकर चला गया। अधिराज जी वीर से बोले, खाना खाया या नहीं तुमने। वीर बोला, बस सर थोड़ी देर में, माँ का फोन आया तो उनसे बात कर रहा था। सिम्मी ने उनके बारे में सुना तो वो बोली, तुमने मेरी बात क्यों नहीं करवाई उनसे, मुझे भी बात करनी थी। वीर बोला, तुम पार्टी में बिजी थी तो। सिम्मी उसे टोकते हुए बोली, चलो अब लगा कर दो। वीर ने फोन लगाया और सिम्मी को दे दिया। आशा जी ने सिम्मी की आवाज सुनी तो वो खुश हो गई और उसे जन्मदिन की बधाई देने लगी। आशा जी बोली, बेटा तूने वहां जाकर फोन भी नहीं किया, पता है हम तुझे कितना याद कर रहे थे, वीर से कहा भी कि तुझसे बात करवाए। सिम्मी बोली, आंटी मेरा फोन खो गया था, आज ही नया फोन लिया है, अब कल नया सिम लूंगी तो तब आपको फोन करूंगी। लेकिन वीर मुझसे कह तो सकते थे, इन्होंने मुझे बताया भी नहीं कि आपका फोन आया था। आशा जी बोली, तुझसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता होगा। सिम्मी हंसते हुए बोली, वो डिस्टर्ब होता है आंटी। आशा जी के बाद राधा भी सिम्मी से बात करने लगी। उनसे बात करने के बाद सिम्मी को अच्छा महसूस हो रहा था, एकदम पॉजिटिव वाइब्स वाली फीलिंग आ रही थी। देर रात तक पार्टी चलती रही और फिर धीरे धीरे मेहमान लौटने लगे। मेहमानों के जाने के बाद सिम्मी भी रेस्ट करने जाने लगी। उसने सोचा कि एक बार वीर को देख लेती हूँ, वो क्या कर रहा है। वो वीर को ढूंढती हुई लॉन में आ गई। वहां उसने देखा कि वीर और अधिराज जी इवेंट प्लानर के साथ बात कर रहे थे और पार्टी पैकअप चल रहा था। वो वापस जाने लगी तभी उसकी नजर काजल पर गई जो कि अभी तक वहीं थी। वो वीर और अधिराज के पास जाकर जाने की इजाजत मांगती है और जाते वक्त वीर से हाथ मिलाती है। सिम्मी दूर से ही उसे देख रही थी और उसके अंदर ना जाने क्यों ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो रहा था। सबके जाने के बाद सिम्मी के घरवाले आराम करने लगे। सिम्मी भी सोने के लिए कमरे में जाने लगी तो अधिराज जी उसे रोकते हुए बोले, सिम्मी यहाँ आना जरा। सिम्मी थकी हारी सी बोली, क्या हुआ पापा, कल बात करते हैं ना, आज मैं बहुत थक गई हूँ। अधिराज जी बोले, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है, जरा मेरे कमरे में आओ। सिम्मी बेमन से भारी कदमों के साथ अपने पिता के कमरे में गई तो वहां अधिराज जी सिम्मी से बोले, बेटा तुम अब बड़ी हो चुकी हो, कुछ भी करने से पहले देखा करो कि लोग क्या कहेंगे। सिम्मी खींचते हुए पूछने लगी, आप किस बारे में बात कर रहे हो। अधिराज जी बोले, वीर के, तुम उसके साथ घुल मिल गई हो, उसे दोस्त मानती हो, ये अच्छी बात है, लेकिन बेटा जो तुमने आज किया, इस तरह की बचकानी हरकतें अच्छी नहीं लगती। अपने बारे में ना सही, वीर के बारे में ही सोचो। वो कितना अनकंफर्टेबल हो गया था। बेटा वो अलग माहौल में रहा है और तुम अलग।
इसलिए ऐसा कोई काम मत किया करो जिससे वो परेशान हो और लोग तुम्हारे बारे में बातें बनाए। सिम्मी मुंह बनाए बोली, ठीक है, आगे से नहीं करूंगी, अब मैं जाऊं सोने? अधिराज जी बोले, ठीक है जाओ। फिर सिम्मी जन्हाई लेते हुए अपने कमरे में चली गई और अधिराज जी भी कमरे से बाहर आ गए। बाहर आते ही उन्होंने देखा कि वीर उनके दरवाजे के बाहर खड़ा था। वो वीर को देखकर चौंक गए और सोचने लगे कि वीर ने हमारी बात तो नहीं सुनी। वीर अधिराज जी से सम्मानपूर्वक बोला, मैं जानता हूं सर कि आप सिम्मी की फिक्र करते हो। सिम्मी में बचपना है, ये भी मैं जानता हूं, लेकिन आपको मेरी तरफ से कभी कोई परेशानी नहीं होगी, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। मैं यहाँ सिर्फ अपनी ड्यूटी करने आया हूं और वही करूंगा। अधिराज जी वीर के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, मुझे तुम पर भरोसा है वीर, बस अपनी बेटी को देखता हूं तो कभी कभी उसकी फिक्र होती है। उसे दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं पता, ना ही वो जानना चाहती है, इसलिए डरता हूं कि कहीं कोई उसके चेहरे की मुस्कान छीन ना ले। वीर अधिराज जी को यकीन दिलाते हुए बोला, मेरे रहते ऐसा कुछ नहीं होगा सर, जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाते तब तक सिम्मी मेरी जिम्मेदारी है। अधिराज जी ने मुस्कुराते हुए वीर के कंधे थपथपाए और फिर सोने चले गए। अगली सुबह वीर और अधिराज जी नाश्ते की टेबल पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। अधिराज जी अखबार पढ़ते हुए बोले, रोज एक जैसी खबरें, किसी ने मर्डर कर दिया, किसी ने घोटाला कर दिया। तभी वीर बोला, एक खबर डिफरेंट है सर, ये देखिए, कल ही एक बैंक में चोरी हुई है। अधिराज जी वीर का अखबार देखते हुए बोले, अरे हाँ, हुई तो है, इस इलाके में भी मेरी पोस्टिंग हुई थी। ये जो बैंक है सुनसान सी जगह पर है, वहां कोई भी आसानी से चोरी कर सकता है। वीर बोला, एक सिक्योरिटी गार्ड के भरोसे पर बैंक थोड़ी चलता है, ऐसी जगह पर 2-3 गार्ड्स रखने चाहिए। वो दोनों बात कर रहे थे कि सुवर्णा जी नाश्ता लेकर आ गई और बोली, अब अखबारों से सिर बाहर निकालो और नाश्ता करो। अधिराज जी और वीर अखबार साइड रखते हुए नाश्ता करने लगे। अधिराज जी बोले, आजकल बैंक भी सुरक्षित नहीं रहे, कल ही एक बैंक में चोरों ने डाका डाला और लाखों करोड़ों के गहने चुरा ले गए। सुवर्णा जी उन्हें छेड़ती हुई बोली, तो आपका पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? अधिराज जी बोले, लगे हुए हैं जांच में। सुवर्णा जी बोली, इतने स्लो, ऐसी स्पीड से काम करेंगे तो पकड़ लिए क्रिमिनल, अब तक तो वो लोग पता नहीं कहां फरार हो गए होंगे। अधिराज जी बोले, अच्छा, आपको ऐसा लगता है तो आप खुद पुलिस डिपार्टमेंट क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती, शहर से क्राइम ही खत्म हो जाएगा। अधिराज और सुवर्णा जी की मीठी नोकझोंक चल रही थी और वीर उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी सिम्मी आंखें मसलती हुई नीचे आ गई। सुवर्णा जी उसकी ओर देखकर बोली, उठ गई बेटा। सिम्मी बोली, आप दोनों फिर सुबह सुबह शुरू हो गए? अधिराज जी बोले, तेरी माँ ही मेरे पीछे पड़ी रहती है, हमेशा मेरे काम में कमी निकालती है। एक दिन पुलिस की नौकरी करके देखो, पता चलेगा कि क्या होता है। घर बैठे 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 सब कुछ इजी ही लगता है। सुवर्णा जी बोली, घर बैठे बैठे क्या मतलब है कि मैं बैठी रहती हूँ, सारा घर देखना पड़ता है मुझे। एक दिन मेरी जगह आकर देखो, आपको भी आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। दोनों को झगड़ते हुए देखकर सिम्मी अपनी माँ को डांटती हुई बोली, क्या मॉम, आप क्यों पापा को छेड़ती रहती हो? आपको उनका काम इतना ही इजी लगता है तो एक दिन के लिए अपनी ड्यूटी स्वाइप करके देख लो, दोनों को ही आटे दाल का भाव पता लग जाएगा। अधिराज जी बोले, ठीक है, आज के लिए ड्यूटी चेंज करके देख लेते हैं। सुवर्णा जी भी बोल पड़ी, मुझे भी मंजूर है, आज रात के 10 बजे तक हम ड्यूटी चेंज कर लेते हैं। सिम्मी उन दोनों से बोली, ठीक है फिर, अब से 12 घंटों के लिए पापा मॉम के काम करेंगे और मॉम पापा के। तभी सुवर्णा जी बोली, जा अब तू जाकर नहा ले, मैंने नाश्ते में आलू के पराठे बनाए हैं। सिम्मी बोली, लेकिन मुझे चीज सैंडविच खाना है, पराठे बहुत हैवी होते हैं। सुवर्णा जी बोली, उसके लिए अपने पापा से कहो, अब से किचन की ड्यूटी उनकी है। सुवर्णा जी की बात सुनकर अधिराज के कान खड़े हो गए। उन्होंने तैश में शर्त मान तो ली, लेकिन अब उन्हें डर लगने लगा कि वो ये सब कर भी पाएंगे या नहीं। सिम्मी अपने पिता से बोली, पापा चीज सैंडविच रेडी कर देना, हाँ, मैं तब तक नहाने जा रही हूँ। ये कहकर वो अपने रूम में चली गई। सुवर्णा जी भी अखबार लेकर सोफे पर बैठ गई। अधिराज जी उनकी ओर देखते हुए बोले, आप क्या आराम फरमा रही हो, हेडक्वार्टर जाने का टाइम हो गया है। सुवर्णा जी मुस्कुराते हुए बोली, शायद आप भूल गए, आज संडे है। सुवर्णा जी की बात सुनकर अधिराज जी ने माथा पीट लिया कि उन्होंने बिना सोचे समझे ड्यूटी चेंज क्यों की। अधिराज जी नाश्ता करके उठे और किचन में जाकर सिम्मी के लिए नाश्ता बनाने की कोशिश करने लगे। उन्होंने पूरा किचन उलट पलट कर दिया लेकिन उन्हें ब्रेड नहीं मिली। वो चिल्लाते हुए बोले, ब्रेड कहाँ रखी है? सुवर्णा जी हॉल में बैठी बोली, फ्रिज के ऊपर। वीर जो कि वहीं बैठा ये नाटक देख रहा था। नाश्ता खत्म करके उठा और किचन की ओर जाने लगा। सुवर्णा जी उससे बोली, अरे बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? ड्यूटी चेंज सिम्मी के पापा की हुई है, तुम्हारी नहीं, तुम आराम से नाश्ता करो। वीर मुस्कुराते हुए बोला, सर परेशान हो रहे हैं, मैं उनकी हेल्प कर देता हूँ। सुवर्णा जी ने मुस्कुराकर ठीक है कहा तो वीर किचन में जाकर अधिराज को बताने लगा कि सैंडविच कैसे बनाते हैं। कुछ देर में सिम्मी नहा धोकर आई और नाश्ता मांगने लगी तो अधिराज जी एक प्लेट में नाश्ता लेकर आ गए।
वो बोले, ये लो तुम्हारा चीज सैंडविच, अब टेस्ट करके बताओ कि कैसे बना है। सिम्मी ने एक बाइट सैंडविच खाया और उसे मुंह से बाहर निकालते हुए बोली, डैड, कितनी काली मिर्च डाली है इसमें, मुझसे नहीं खाया जाएगा। अधिराज जी बोले, तुम्हारी माँ भी तो काली मिर्च डालती है, उसका बनाया तो चुपचाप खा लेती हो। सिम्मी बोली, लेकिन मॉम इतनी काली मिर्च नहीं डालती, आप ही खाओ ये कहकर सिम्मी उठ गई। सुवर्णा जी को सिम्मी और अधिराज जी के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन वो अपने मन को कड़ा किए बैठी रही। कुछ देर बाद नौकर आया और सुवर्णा जी से घर के कामों के लिए पूछने लगा। सुवर्णा जी बोली, आज घर के काम अधिराज जी बताएंगे। नौकर अधिराज जी के पास गया और उनसे काम पूछने लगा। अधिराज जी बोले, इसमें पूछना क्या है, रोज जो करते हो वही कर लो। फिर नौकर साफ सफाई करने लगा और अधिराज जी बैठे सुस्ताने लगे। वो जरा चैन की सांस ले ही रहे थे कि तभी घंटी बजी। अधिराज जी ने नौकर से दरवाजा खोलने के लिए कहा। नौकर ने आकर बताया कि धोबी आया है, उसे कपड़े देने हैं। अधिराज जी उठे और अपने कमरे से कुछ कपड़े ले आए। वो धोबी की कपड़े देते हुए बोले, अच्छे से धोकर आयरन करना। धोबी बोला, वो तो ठीक है, लेकिन मेम साहब और बिटिया के कपड़े कहाँ हैं? अधिराज जी सोचने लगे कि उनके कपड़े मैं कैसे लाऊं, मुझे क्या पता वो कौन से कपड़े पहनते हैं, कौन से नहीं। तभी सुवर्णा जी अपने और सिम्मी के कपड़े ले आई और धोबी को कपड़े देती हुई बोली, ये हमारे कपड़े, मेरी साड़ियों को ध्यान से आयरन करना। धोबी ने जी मेम साहब कहा और कपड़े लेकर चला गया। उसके जाने के बाद सुवर्णा जी अधिराज जी को मुंह चिढ़ाते हुए टीवी का रिमोट लेकर सोफे पर जाकर बैठ गई और टीवी देखने लगी। अधिराज जी उन्हें देखकर चिढ़ रहे थे कि इनके हिस्से तो कोई काम आया ही नहीं। तभी लैंडलाइन का फोन बजा और सुवर्णा जी ने फोन उठा लिया। ये फोन पुलिस स्टेशन से था। सुवर्णा जी बैठी आराम फरमा रही थी कि तभी लैंडलाइन फोन बजने लगा। सुवर्णा जी ने फोन उठाया और हेलो कहने लगी। दूसरी ओर से एक पुलिस वाले का फोन था। वो बोला, अधिराज जी से बात हो सकती है, मैं इंस्पेक्टर त्रिपाठी बोल रहा हूँ। सुवर्णा जी बोली, हाँ कहिए ना, मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। पुलिस वाला बोला, मैम आप जरा सर से बात करवा देंगी, अर्जेंट है। अधिराज जी भी बैठे हुए थे तो सुवर्णा जी धीरे से बोली, इंस्पेक्टर त्रिपाठी आपसे बात करने के लिए कह रहे हैं। अधिराज जी अपना पल्ला झाड़ते हुए बोले, नहीं नहीं आप ही बात करो, आज के लिए ये ड्यूटी आपकी है। ये कहते हुए वो किचन में चले गए। उन्हें लगा कि सुवर्णा जी उनके आगे अपनी हार स्वीकार करेगी। सुवर्णा जी उन्हें आवाज देती हुई बोली, अरे लेकिन वो आपसे बात करने के लिए कह रहे हैं, उन्हें थोड़ी पता है कि हमारी ड्यूटी स्वाइप चल रही है। तभी वीर वहां आ गया और बोला, क्या हुआ आंटी? सुवर्णा जी बोली, इंस्पेक्टर त्रिपाठी का फोन है, अधिराज जी से बात करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन वो सुन ही नहीं रहे। वीर बोला, लाओ मैं बात करता हूँ। वीर ने फोन लिया और खुद बात करने लगा। इंस्पेक्टर त्रिपाठी वीर से कहने लगा, इंस्पेक्टर वीर, कल जो बैंक में चोरी हुई है, उसमें जो सस्पेक्ट है, वो आपके शहर में ही हो सकते हैं, ऐसा हमें शक है। उन्हें पकड़ने के लिए हमें दिल्ली पुलिस की मदद चाहिए। वीर बोला, ठीक है, आप हमें सस्पेक्ट लोगों की डिटेल्स भेजिए, हम देखते हैं क्या हो सकता है। इंस्पेक्टर त्रिपाठी ने वीर को थैंक्स कहा और फोन रख दिया। फोन रखने के बाद वीर बोला, मैम एक बात कहना चाहूंगा, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन जिम्मेदारी बड़ी होती है। आपके ऊपर घर की जिम्मेदारी है और सर के ऊपर शहर की। आपके लिए भले ही एक दिन की बात हो, लेकिन ये एक दिन क्रिमिनल्स और पुलिस वालों के लिए बहुत होता है। सुवर्णा जी बोली, मैं तुम्हारी बात समझती हूँ वीर, और तुम लोगों के काम की इज्जत भी करती हूँ, लेकिन उन्हें भी तो मेरे काम की कद्र होनी चाहिए। मेरा इरादा उन्हें परेशान करने का नहीं है, बस मैं चाहती हूँ कि वो भी समझे कि औरतें दिन भर बैठी नहीं रहती। अगर उन्हें कोई अर्जेंट काम है तो वो वापस अपनी ड्यूटी कर सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं घर संभालने के लिए तैयार हूँ। वीर बोला, अभी तो सब ठीक है, लेकिन अगर कोई अर्जेंट काम आता है तो आपको सर को उनकी ड्यूटी वापस करनी होगी, बाकी जैसा आपको ठीक लगे। तभी अधिराज जी कमरे से चिल्लाए, मेरा पर्स कहाँ रखा है? उनकी झुंझलाहट देखकर वीर और सुवर्णा जी मुस्कुरा उठे। कुछ देर बाद सिम्मी तैयार होकर नीचे आई तो सुवर्णा जी पूछने लगी, कहीं जा रही है? सिम्मी बोली, हाँ मुझे सिम लेना है, वही लेने जा रही हूँ। तभी वीर बोला, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर वीर और सिम्मी सिम लेने एक दुकान पर चले गए। वहां से सिम लेकर सिम्मी घर लौटने लगी तो वीर बोला, नया नंबर ज्यादा लोगों को मत देना। सिम्मी ने पूछा, क्यों? वीर कहने लगा, बेमतलब में अनजान लोगों को क्यों नंबर देना है? जो लोग जरूरी हो बस उन्हें ही नंबर देना अपना। आजकल हैकिंग वगैरह भी होती है ना, इसलिए सेफ्टी पर्पज से कह रहा हूँ। वो दोनों गाड़ी में बैठे बात करते हुए आ रहे थे कि तभी उनके सामने एक पुलिस की गाड़ी आकर खड़ी हो गई। वीर गाड़ी को देखते हुए बोला, ये गाड़ी यहाँ क्यों आ गई? सिम्मी भी बाहर की ओर झांकती हुई बोली, नो एंट्री में तो नहीं घुस गए कहीं? वीर ने सिम्मी से गाड़ी में रहने के लिए कहा और खुद गाड़ी से उतरकर पुलिस वाली जीप की ओर जाने लगा। तभी उस जीप से काजल बाहर निकली। पुलिसिया वर्दी में काजल कमाल की लग रही थी। पहली नजर में तो वीर ने उसे पहचाना ही नहीं। वीर काजल को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, तुम यहाँ? काजल बोली, भूल गए सर,
कल ही तो बताया था कि आपके शहर में मेरी पोस्टिंग है। वीर याद करते हुए बोला, ओह हाँ, सॉरी, माइंड से निकल गया। काजल मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं सर, वैसे आप यहाँ कैसे? वीर बोला, सिम्मी के साथ आया था। फिर कुछ देर दोनों चुप से रहे। वीर ने दोबारा कहा, तो आज तुम ड्यूटी पर हो? काजल बोली, वैसे तो ड्यूटी पर ही हूँ, लेकिन अगर आप कॉफी के लिए पूछोगे तो मना नहीं करोगी। काजल की बात सुनकर वीर खिलखिलाकर हंस पड़ा। गाड़ी में बैठी सिम्मी तीखी नजरों से उन दोनों को देख रही थी। वो मन ही मन बोली, ये फिर से आ गई। मैंने तो मजाक में इसका वीर से इंट्रो करवाया था, लेकिन ये सो सीरियस ही हो गई। अभी बताती हूँ इसे। वो गाड़ी से उतरी और वीर के पास जाकर बोली, क्या कर रहे हो तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। वीर सिम्मी को काजल से मिलवाते हुए बोला, देखो कौन है। काजल। सिम्मी ने मुंह बिचकाते हुए काजल से हेलो कहा तो काजल ने भी हेलो में ही जवाब दिया। फिर सिम्मी वीर से बोली, चलो मुझे घर जाना है, जरूरी काम है। वीर बोला, जाने से पहले कॉफी हो जाए। वो काजल को कॉफी के लिए मना नहीं करना चाहता था, इसलिए सिम्मी से पूछने लगा। सिम्मी बोली, मौसम देख रहे हो, इतनी गर्मी में कौन कॉफी पीता है। वीर बोला, तो चलो कुछ ठंडा पीते हैं। सिम्मी बहाना मारते हुए बोली, नहीं, ठंडे से मेरा गला खराब हो जाता है, तुम बस घर चलो। ये कहते हुए वो वीर की बाजू पकड़कर खींचने लगी। काजल सिम्मी की जिद देखकर वीर से बोली, कोई बात नहीं, फिर कभी, अभी तुम घर जाओ। वीर ने उसे इशारे में सॉरी कहा और सिम्मी के साथ गाड़ी में घर वापस आ गया। रास्ते भर उसे एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। हालांकि कुछ इसी तरह का एहसास उसे सिम्मी के लिए भी हुआ था, लेकिन सिम्मी उसकी जिम्मेदारी है, ये सोचकर उसने अपनी भावनाओं को दबा दिया था। वहीं जब काजल उसमें इंटरेस्ट दिखाने लगी तो वीर को उसकी बातें, उसका अंदाज, सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा। वो काजल को देखता तो सोचता कि काश उसे काजल के साथ बिताने के लिए कुछ समय और मिल पाता। सिम्मी घर आकर दंदनाते हुए अपने कमरे में चली गई, जबकि वीर अधिराज जी के पास जाकर बात करने लगा। वो बोला, सर, त्रिपाठी जी का कॉल आया था, बैंक चोरी के केस में वो हेल्प चाहते हैं। अधिराज जी गहरी सोच में डूबे हुए बोले, ठीक है, हम यहाँ से जो बन पड़ेगा करेंगे, लेकिन पहले वो डिटेल्स तो भेजें। वीर उन्हें कुछ वीडियो क्लिप वगैरह दिखाने लगा तो अधिराज जी बोले, इन वीडियो में तो उनका चेहरा दिख ही नहीं रहा है, और ये बाइक का नंबर भी नकली होगा, या उन्होंने अब तक चेंज कर दिया होगा। वीर बोला, राइट सर, उन्होंने टोल प्लाजा की तस्वीरें भी भेजी है, जिनमें उन लड़कों का चेहरा धुंधला दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ बाइक का नंबर चेंज है, तो कह नहीं सकते कि ये लड़के वही हैं या कोई और। अधिराज जी बोले, हाल फिलहाल इनकी फोटो निकलवाओ और न्यूज़पेपर में डाल दो, देखते हैं कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो। वीर ने ओके सर कहा और अपने रूम में जाकर काम करने लगा। दिन में सिम्मी हॉल से नीचे आई और बोली, 2 बज गए हैं, आज कुछ खाने को मिलेगा या नहीं? सुवर्णा जी बोली, मेरे भी पेट में चूहे कूद रहे हैं, जाकर देखो तुम्हारे पापा क्या कर रहे हैं। सिम्मी पेट पकड़ती हुई किचन में गई और वहां देखकर वापस आ गई। सुवर्णा जी पूछने लगी, क्या हुआ, क्या कर रहे हैं वो? सिम्मी बोली, लगे हुए हैं खाना बनाने में, सारे किचन में जलने की स्मेल आ रही है। सुवर्णा जी माथे पर हाथ मारती हुई बोली, मेरे किचन का सत्यानाश करके छोड़ेंगे ये। सिम्मी मुंह बनाते हुए बोली, 1-2 दिन की बात है, मेरे कॉलेज चालू हो जाएंगे, फिर आप लोग करते रहना नौटंकी, मैं कॉलेज में ही खाकर आया करूंगी। ये कहकर वो अपने रूम में गई और पिज्जा ऑर्डर करने लगी। कुछ देर में अधिराज जी ने खाना तैयार कर लिया और सिम्मी को आवाज देते हुए बोले, सिम्मी, सिम्मी बेटा, लंच रेडी है। सिम्मी को पता तो था ही कि खाना कैसा बना होगा, फिर भी वो अपने पिता का मन रखने के लिए नीचे आ गई और खाने के लिए बैठ गई। अधिराज जी ने वीर को लंच के लिए बुलाया तो वो काम छोड़कर रूम से बाहर आ गया। सुवर्णा जी भी सबके साथ लंच के लिए बैठ गई। फिर अधिराज जी सबको खाना सर्व करने लगे। वीर चुपचाप खाने लगा तो सिम्मी को लगा ठीक ही बना होगा। उसने जैसे ही एक चम्मच दाल चावल खाए तुरंत मुंह से बाहर निकाल दिए। अधिराज जी उससे पूछने लगे, क्या हुआ, अच्छा नहीं बना है? सिम्मी बोली, इसमें नमक बहुत तेज है। सुवर्णा और वीर चुपचाप खा रहे थे तो अधिराज जी को लगा कि सिम्मी नखरा कर रही है। उन्होंने सिम्मी की प्लेट से एक चम्मच खाना मुंह में डाला तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे एक चम्मच नमक मुंह में रख लिया हो। वो तुरंत वॉश बेसिन की ओर गए और खाना उल्टी करने लगे। फिर वो सबके पास आकर बोले, मत खाओ इसे, ये खाने लायक नहीं है। फिर वो सुवर्णा जी के सामने हाथ जोड़ते हुए बोले, मुझसे गलती हो गई, मुझे आपके काम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। आधे दिन में ही मुझे समझ आ गया है कि घर चलाना कितना मुश्किल है। आप प्लीज अपनी ड्यूटी संभालिए, मैं अपना काम देखूंगा। सुवर्णा जी उठ खड़ी हुई और बोली, बस इतना ही समझाना था आपको, अब आप समझ गए हैं तो दोनों इसी वक्त ड्यूटी स्वाइप करते हैं और अपना अपना काम करते हैं। तभी वीर बोला, लेकिन इस खाने का क्या? सुवर्णा जी बोली, इसे मैं ठीक कर देती हूँ, बस थोड़ी देर वेट करो। सिम्मी उन्हें रोकती हुई बोली, रुको मॉम, मैंने पिज्जा ऑर्डर कर दिया था, आने वाला है। वो कह ही रही थी कि तभी पिज्जा वाला आ गया और सबने साथ में पिज्जा का आनंद लिया।
सुवर्णा जी मजाक करते हुए बोली, रोज पिज्जा खाने को मिले तो मैं रोज ड्यूटी स्वाइप करने को तैयार हूँ। उनकी बात सुनकर अधिराज जी ना करते हुए हाथ जोड़ने लगे और फिर सभी हंस पड़े। 2 दिन बाद सिम्मी का कॉलेज शुरू हो गया। सिम्मी वीर के साथ कॉलेज जा रही थी तो वो राहुल के बारे में ही सोच रही थी। जन्मदिन वाले दिन राहुल रूठ कर चला गया था, तब से सिम्मी की उससे बात नहीं हुई। वो सोचने लगी कि आज उसे मना लूंगी। कॉलेज जाकर वीर ने गाड़ी पार्टी की तो सिम्मी राहुल की गाड़ी देखने लगी। आज राहुल गाड़ी में नहीं बल्कि बाइक पर आया था। सिम्मी ने उसकी बाइक देखी तो वो खुश हो गई। गाड़ी पार्क करके वीर और सिम्मी क्लासरूम की ओर जाने लगे। क्लासरूम आने पर वीर बाहर रुक गया और सिम्मी अंदर चली गई। क्लास में जाते ही वो राहुल के पास गई और धम्मत से उसके पास बैठते हुए बोली, हे कैसे हो। राहुल ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो सिम्मी उसे मनाते हुए बोली, क्या बात है, आज मुंह क्यों बना हुआ है। राहुल नाराजगी भरे लहजे में बोला, तुम तो रहने ही दो, जाओ कहीं और जाकर बैठो। सिम्मी बोली, अरे लेकिन हुआ क्या, क्यों इतने नाराज हो। राहुल गुस्से में उसकी ओर देखते हुए बोला, सीरियसली तुम्हें कुछ पता नहीं है। सिम्मी अनजान बनते हुए बोली, नहीं तो क्या हुआ है। राहुल बोला, परसों क्या कर रही थी तुम बर्थडे में। सिम्मी सोचते हुए बोली, क्या। राहुल बोला, तुमने सबके सामने उस वीर को केक खिलाया। माना कि तुम अपने पेरेंट्स के सामने मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे सकती थी, लेकिन उसे क्यों। बॉडीगार्ड है ना तुम्हारा, हस्बैंड तो नहीं है ना। सिम्मी को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया तो वो भड़कते हुए बोली, माइंड योर टंग, क्या बोल रहे हो, ऐसा भी कौन सा क्राइम कर दिया मैंने। केक ही खिलाया ना उसे, फैमिली मेंबर जैसा है वो, हमारे ही घर में रहता है। जब मेरे घर वालों को प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है। राहुल बोला, इसलिए हो रही है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें इस तरह किसी के साथ देखना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ये कहते हुए वो गुस्से में दूसरी ओर देखने लगा। उसके एक्सप्रेशन देखकर सिम्मी को बुरा महसूस होने लगा। वो उसे मनाते हुए बोली, अच्छा सॉरी, मैंने तुम्हें चिढ़ाने के लिए नहीं किया था, बल्कि वहां एक लड़की वीर के पीछे पड़ी थी, उसे दूर करने के लिए ये नाटक किया। राहुल सिम्मी की ओर देखते हुए बोला, पक्का वो नाटक था। सिम्मी उसे यकीन दिलाते हुए बोली, हाँ बाबा नाटक ही था, मम्मी कसम, अब तो यकीन कर लो। राहुल का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया तो वो बोला, इट्स ओके, मुझे यकीन है तुम पर। तभी प्रोफेसर आ गए और लेक्चर लेने लगे। लेक्चर शुरू होने के बाद दोनों पढ़ाई में ध्यान लगाने लगे। लंच टाइम में सिम्मी प्रिया के साथ लाइब्रेरी गई हुई थी। वो वहां बैठकर नोट्स बना रही थी कि वीर की नजर राहुल पर पड़ी। वो कुछ लड़कों के साथ बतिया रहा था। उसी दौरान एक आदमी आया और राहुल को अपने साथ लेकर चला गया। वीर को उस आदमी पर शक होने लगा तो वो सिम्मी को छोड़कर राहुल के पीछे चला गया। उसने देखा कि राहुल पार्किंग एरिया की तरफ जा रहा था। वीर ने उसका पीछा किया और उस पर नजर रखने लगा। तभी उसने देखा कि राहुल एक आदमी से अकेले में कुछ बात कर रहा था। वो आदमी राहुल से कुछ कहकर वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद राहुल चुपचाप अपने दोस्तों के पास वापस चला गया। वीर ने जाते वक्त उस आदमी का चेहरा देख लिया। उसकी शक्ल देखकर वो सोचने लगा कि ये कहीं तो देखा हुआ है, कौन हो सकता है। तभी उसे सिम्मी का ख्याल आया कि वो अकेली है, तो वो लाइब्रेरी की ओर भागा।